हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अर्जुन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और आशा करता हूं आप सभी के लिए ये 2022 का वर्ष मंगलकारी होगा और उज्जवल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन संवैधानिक विकास के टॉपिक का कुछ ऑब्जेक्टिव हल कर लेते हैं, एमसीक्यूज हल कर लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हम लोगों ने तैयार करवाए हैं। उससे पहले दोस्तों आपको कुछ मोटिव कर देते हैं, कुछ मोटिवेशन दे देते हैं। देखिए दोस्तों, रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। क्या कह रहे दोस्तों? रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यानी कि आप जो रोज अपने रिजल्ट और अपने गोल को पाने के लिए जो छोटे छोटे कदम लेते हो, उन कदमों पर ध्यान दीजिए, ताकि यही चीज आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। जो आपके छोटे छोटे कदम हैं और रिजल्ट को पाने के लिए, परिणाम को पाने के लिए जो आपके छोटे छोटे कदम हैं, उन छोटे छोटे कदमों को गुणवत्तापूर्ण रखने का प्रयास कीजिए। वही छोटे छोटे कदम आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और अर्जुन का भी यही काम रहता है, अर्जुन डिफेंस एकेडमी का भी यही वर्क रहता है कि जो छोटे छोटे कदम है, जो छोटे छोटे स्टेप है, उन स्टेप के माध्यम से आपको मंजिल दिलवाने का प्रयास करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जवाब दीजिए सभी। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को बनाया था और राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी अगस्त प्रस्ताव 1940, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। देखिए दोस्तों, आजादी से पहले अंग्रेजों ने संविधान की विकास क्रम की यात्रा में कुछ चार्टर एक्ट थे, कुछ भारत शासन अधिनियम थे, वो पारित किए थे। उसी में से एक महत्वपूर्ण था 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर ए होगा। इस भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था, यूनियन का प्रावधान था दोस्तों। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था, लेकिन यह संघ अस्तित्व में नहीं आया था, क्योंकि दोस्तों इस संघ का अस्तित्व में नहीं आने का कारण यह था कि देशी रियासतों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई थी। देशी रियासतों ने रुचि नहीं दिखाई। देशी रियासतों ने जब इसमें रुचि नहीं दिखाई तो दोस्तों इसमें अखिल भारतीय संघ बनने का प्रावधान कैंसिल हो गया था। अगस्त प्रस्ताव में यह था दोस्तों 1940 में आया था, इसे लिन-लिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। यह प्रस्ताव अगस्त 1940 में लिन-लिथगो के द्वारा लाया गया था। तो इसमें जो भारत का संवैधानिक विकास क्रम था, इसमें मुस्लिमों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। इस कारण यह भी कैंसिल हो गया दोस्तों, क्योंकि एक तरह से यह मुस्लिम प्रभुत्व वाला प्रस्ताव था, इस कारण कांग्रेस ने इसका विरोध किया। तीसरा था भारत सरकार अधिनियम 1919।
यह अधिनियम 1919 में आया था तथा इसमें द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था दोस्तों। दोहरा शासन प्रणाली को लागू करने वाला अधिनियम 1919 का अधिनियम था दोस्तों। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में आया था। इस समय क्या हुआ था दोस्तों, जब इंग्लैंड में 1946 में चुनाव हुए थे, उसमें एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, जो उदारवादी सरकार थी। उसने भारत का संविधान बनाने की बात कही थी तथा आपने 3 सदस्यों की कमेटी भेजी थी, जिसे कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, ब डॉक्टर BR अम्बेडकर, से श्री अय्यर, द पंडित जवाहरलाल नेहरू। दीजिए आंसर दीजिए। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछा दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, जिसमें अंबेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य थे। टोटल 6+1 सदस्य थे प्रारूप समिति में। श्री S अय्यर, अनंत स्वामी अय्यर, ये दोस्तों संविधान सभा की जो प्रत्यय प्रारूप समिति थी, प्रत्यय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तथा जवाहरलाल नेहरू ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। वापिस से रिपीट कर लीजिए। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सर्वदलीय सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वराज पार्टी ने 1934 में भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार दिया था। यह स्वराज पार्टी वही है दोस्तों, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। जब 1920 के आंदोलन के बाद में स्थिति यह हो गई थी, एक परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी थे। परिवर्तनवादियों में ये थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तनवादी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि सदन के अंदर जाकर कांग्रेस के अंग्रेजी सरकार का विरोध किया जाए। और सदन के अंदर जाने का प्रोसेस यही था कि पार्टी बना के अलग से चुनाव लड़के और हाउस में जाके अंग्रेजों का विरोध करना था। जबकि अपरिवर्तनवादी कहते थे कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही बिना चुनाव लड़े हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। इस कारण इनका थोड़ा वैचारिक मतभेद हो गया था। परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दो धड़े में बंट गए थे। परिवर्तनवादी CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, जो चुनाव के माध्यम से सदन में जाकर अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। अपरिवर्तनवादी महात्मा गांधी वगैरह ये साथी थे। तो इसका राइट आंसर होगा स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की स्थापना की गई, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949। सरपंच का पड़ोसी सही है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। फिर सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को।
थर्ड बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया था, तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य कथन पारित किया था। तो संविधान सभा की पहली बैठक और संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को ही मानी जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार वन वर्ड में सीधा ही पूछा जाता है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए 7, बी 9, सी 12, डी 15। बिल्कुल, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए? इसका अधिवेशन है 12 हुए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? दोस्तों कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है छोटे एग्जामों में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना आजाद, डी बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अवशेष को अवशिष्ट भी कर लेना दोस्तों। अवशिष्ट शक्तियां वो होती है दोस्तों जो संघ सूची, राज्य सूची और संबोधि सूची तीनों के अंतर्गत नहीं आके कुछ बची हुई शक्तियां होती है, वो 1935 के अधिनियम द्वारा किसको प्रदान की गई थी? ए संघीय विधान पालिका, बी प्रांतीय विधानमंडल को, सी गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नरों को। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी दोस्तों, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां जो बची हुई शक्तियां थी वो केंद्र के पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी। और वर्तमान में भी यही है, जो संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची के अलावा अवशिष्ट शक्तियां होती है वो केंद्र के पास होती है दोस्तों। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, इसका मतलब क्या है? संघात्मक व्यवस्था में केंद्र की ओर झुका हुआ संघ है भारत का, यह प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इस संघ सभा की जगह संघ शक्ति कर लेना दोस्तों। संघ सभा या संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? ए बी आर अम्बेडकर, बी जेपी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। भारतीय संविधान में संविधान सभा की संघ सभा संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू थे। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी दोस्तों ध्यान रखना, जेबी कृपलानी कई बार पूछा जाता है, मूल अधिकार से संबंधित उप समिति का अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखना। मूल अधिकार से संबंधित उप समिति का अध्यक्ष थे, याद रखना दोस्तों। समिति प्रॉपर समिति थी उसके अध्यक्ष नहीं थे, मूल अधिकार से संबंधित उप समिति का अध्यक्ष थे। और मूल अधिकार से संबंधित एक समिति और थी, उसमें वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। मूल अधिकार और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हो गया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये संविधान में प्रत्यय प्रारूप संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। प्रत्यय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर हो गए, मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति के जेबी कृपलानी हो गए,
मूल अधिकार से संबंधित समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू हो गए और प्रत्यय प्रारूप समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1949, सी 2 अक्टूबर 1949, डी 15 नवंबर 1949। तो दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसकी मार्गशीर्ष शुक्ल हिंदी माह के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी तारीख थी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। दीजिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसका राइट होगा दोस्तों आंसर देश के लिए लिखित संविधान। उस 1935 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान नहीं किया गया था। विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधियों का प्रावधान था। संघ की योजना पर विचार किया था, लेकिन वो संघ की योजना असफल हो गई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना भी इसमें अनिवार्य पार्ट था 1935 के अधिनियम का, लेकिन देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान इसमें नहीं था। नेक्स्ट। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ए 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1947 या कोई नहीं? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1947, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन दोस्तों लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों दोस्तों दो शब्द याद रखना, तैयार होना और लागू होना दोनों अलग अलग है। तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का विचार किसने रखा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी बी आर अंबेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का विचार रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? याद रखना दोस्तों, ढंग से क्वेश्चन समझना। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, संवत सूची, इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? यानी कि वो सूचियां कहां से आपने उठाई है, संविधान में ग्रहण की है? ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। संजू शर्मा 1935 बिल्कुल सही आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। देखिए दोस्तों, 1935 के अधिनियम के बारे में, इस 1935 के अधिनियम से दो तीन बातें हमने हमारे संविधान के अंदर ग्रहण की गई है। 1935 के अधिनियम की मोस्टली बातें यानी कि 60 से 70% बातें हमने जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित था उस पर था, उसी को हमने हमारे संविधान के अंदर ग्रहण किया गया है। तो ये शक्तियों का विभाजन जो मूल 1935 के अधिनियम में शक्तियां थी उनका बंटवारा किया गया था। संघ सूची, राज्य सूची और संमति सूची। 59, 56 और 34 विषय थे वो संघ सूची, राज्य सूची और संमति सूची, ये तीन विषय थे जो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत थे, उन्हीं को हमने यहां पे उठाया है। और वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर जो बंटवारा है शक्तियों का, उनमें 100, 61, 52 के तीन प्रकार से बंटवारा किया गया। 100, 61 और 52 संघ सूची, राज्य सूची और संमति सूची पर तीन प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? 1947, 1948, 1950, 1952। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? 1947, 1948, 1950, 1952। भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया है? सभी को आना चाहिए ये तो। सी सी 1950। 1950 में अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? ए बंगाल, बी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, सी पंजाब, डी बिहार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बंगाल। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? इसका राइट आंसर होगा बंगाल। देखिए दोस्तों, 1946 के चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए, उसमें बंगाल में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? अंतरिम मंत्रिमंडल के लिए, अंतरिम मंत्रिमंडल के लिए जब नेहरू को आमंत्रित किया था, नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, उस समय मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल का विरोध किया तथा संविधान सभा में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी इंग्लिश में डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। इसके तहत जगह जगह दंगे हुए तथा सांप्रदायिक और अराजकता का विकास हुआ था। इसका जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उसमें मुस्लिम लीग ने शामिल नहीं होकर के एक अलग पाकिस्तान की मांग का स्टार्ट कर दिया था और लास्ट में उसका परिणाम यह हुआ कि अलग पाकिस्तान बन के ही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ए सी राजगोपालाचारी, बी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य कृपलानी, डी महात्मा गांधी। किसने कहा था कि आजादी के बाद में कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या था कहा था कि आजादी के बाद में कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है, आपके ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखना है इस चीज का। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कथन ए। कथन कारण आर। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है?
कथन ए है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और कारण है आर, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल करता है। जो मूल अधिकार से संबंधित आवश्यकता है, नीति निर्देशक तत्व है और प्रस्तावना है, ये दो लोगों की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति बिल्कुल करता है ये। और इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ग्रहित शब्द याद रखना दोस्तों, कई बार ऐसे टेक्निकल वर्ड आ जाते हैं जो समझ में नहीं आता है। ग्रहित संविधान का मतलब होता है विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके लिया जाना। तो दोनों बात भी सही है, लेकिन कथन है उसकी कारण आर है, व्याख्या करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल नहीं करता है इसकी व्याख्या। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण सही नहीं है। सत्य तो दोनों ही है, ग्रहित भी है संविधान और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, लेकिन व्याख्या नहीं करता इसका। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? दोस्तों, अन्य सदस्य पूछा है, ध्यान रखना। अन्य सदस्य ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। अशोक 6, संजू 6, फैसल खान 6। बिल्कुल इसका राइट आंसर है 6। बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 अन्य सदस्य थे, यानी कि 1 + 6। याद रखना दोस्तों, टोटल 7 थे। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी राजगोपालाचारी। बिल्कुल लगभग सभी का उत्तर सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राजेंद्र प्रसाद निर्मात्री सभा के थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके, एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में आने वाला है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।